हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में, ट्रिक के माध्यम से या इजी वे में समझाने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद यही है कि जो भी एग्ज़ाम में पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन सभी टॉपिक को अच्छे से समझाएं, जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाए और जो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, वो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल आसान तरीके से क्लियर हो जाए, जिससे आपके गलत क्वेश्चन होने वाले आपके राइट हो जाए वो क्वेश्चन सभी। इसके लिए हमने कई सारे वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को आप देख सकते हो। और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि उन्हीं सभी वीडियो से अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है हमारा जून में 2023 जून में जो NTA UGC नेट का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें लगभग 30 से ज़्यादा क्वेश्चन उन सभी वीडियो से देखने को मिले हैं। तो उन वीडियो को आप जाकर ज़रूर देखें। इसके बाद बात करते हैं हम आज के वीडियो की। तो आज का वीडियो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, NTA UGC नेट के अंदर जो मुगलकालीन शासन मुगल काल के अंदर जो विदेशी यात्री आए हैं, उनकी क्रोनोलॉजी, उनसे संबंधित स्टेटमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें पूछी गई है। तो उन्हीं को सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक माने जाते हैं। हालांकि NTA UGC नेट, TGT, PGT, अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, सभी एग्ज़ाम के अंदर जो मुगलकालीन फॉरेनर आए हैं, जो विदेशी यात्री आए हैं, उन सभी से बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए हमने दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। जिससे पहले हमने पार्ट 1 के अंदर अकबर के कालीन विदेशी यात्रियों की बात की थी, फिर पार्ट 2 लेकर आए थे जिसके अंदर हमने जहांगीर के कालीन विदेशी यात्रियों की बात की थी। अब आज के वीडियो के अंदर हम शाहजहाँ कालीन विदेशी यात्रियों की बात करेंगे, जिसके अंदर हम ट्रेवरने की बात करेंगे, बर्नियर की बात करेंगे, मनुची की बात करेंगे। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। आज के वीडियो के बाद आपका जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है, इस वीडियो के माध्यम से आपके बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जो भी आपके डाउट है, जो भी आपके कन्फ्यूजन है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हम हमारी स्लाइड के ऊपर, जहाँ इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से आज क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ आ चुके हैं स्लाइड के ऊपर, तो आज के इस वीडियो के अंदर शाहजहाँ के कालीन जितने भी यात्री आए हैं, यानी कि शाहजहाँ कालीन भी और औरंगजेब के समय भी, मतलब दोनों के समय विदेशी यात्री आते हैं। तो बीच के टाइम पे, जैसे कि शाहजहाँ के अंतिम समय में और औरंगजेब के शुरुआत के समय में कुछ यात्री आते हैं। जैसे कि ट्रेवरनियर है, तो शाहजहाँ के समय का भी वर्णन करेगा और औरंगजेब के समय का भी वर्णन करता है। बर्नियर भी दोनों के काल का वर्णन करता है। मनुची भी दोनों के समय का वर्णन करता है। तो उन सभी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेवरनियर की। तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, ये फ़ोटो हमने लगा रखा है ट्रेवरनियर का। तो ये जौहरी होता है दोस्तों, और ये आपका फ्रांस का यात्री होता है। और इसके अलावा ये भारत की जो खानें होती है, अकबर जो हीरे जवाहरात की जो खानें होती है, जैसे कि अब ये जौहरी है, तो जौहरी के हिसाब से अब ये भारत के संदर्भ में उल्लेख करेगा, भारत के हीरे जवाहरात के बारे में बात करेगा, भारत के अंदर जो कोहिनूर हीरा है उसकी बात करेगा। इसके अलावा जब ये जिस समय भारत के अंदर यात्रा करता है, तो उस समय लगभग ये 6 बार भारत की यात्रा करता है, जिसमें पहली यात्रा है शाहजहाँ के समय यात्रा शुरू करता है, और अंतिम यात्रा इसकी 1688 में जो औरंगजेब के समय होती है। तो कुल 6 यात्राएं करता है। और जिस समय पहली यात्रा पे आता है, उसी समय आगरा के ताजमहल का निर्माण कार्य चलता रहता है। तो आगरा के ताजमहल के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा। किस तरीके से ये भारत के बारे में जानकारी देगा, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम देखते हैं क्या क्या इसने उल्लेख किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ट्रेवरनियर के परिचय की। तो इसने जो पुस्तक लिखी है दोस्तों, ये जिस समय भारत में आता है, और भारत में आने के बाद ये अपने भारत में जितनी भी जो भी यात्राएं करता है, 6 यात्राएं करता है, उन सभी को एक पुस्तक के माध्यम से ये लिखता है। और ये पुस्तक लिखता है दोस्तों, ये 1676 के अंदर ये अपनी पुस्तक लिखता है। और ये पुस्तक किसको डेडिकेट करता है? जो फ्रांस के जो शासक होते हैं दोस्तों, फ्रांस के शासक लुई 14 जो होता है, लुई 14 जो होते हैं, उनको ये डेडिकेट करके, मतलब उनको समर्पित ये पुस्तक लिखता है। ये पुस्तक लिखकर उनको ये समर्पित करता है। तो पुस्तक का नाम होता है दोस्तों द सिक्स वॉयज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में है ना, आपसे बुक का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको ये बुक का नाम भी याद रखना है। द सिक्स वॉयज किसकी पुस्तक है? तो ये ट्रेवरनियर की पुस्तक है।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और ये प्रथम यात्रा कब करता है दोस्तों? ये 1641-42 में ये प्रथम यात्रा करता है, और इसकी अंतिम यात्रा जो होती है दोस्तों 1688 के लगभग, यानी कि औरंगजेब के शासनकाल में इसकी यात्राएं होती है। और ये 6 यात्राएं करता है, इनमें से 5 यात्राएं शाहजहाँ और औरंगजेब के शासनकाल में करता है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और ये फ्रांस का यात्री था, ये आपको याद रखना है। और फ्रांस के जो शासक है लुई 14, उनको ये अपनी पुस्तक जो लिखता है द सिक्स वॉयज, ये उनको डेडिकेट करता है, मतलब उनको समर्पित करता है। अब ये क्या क्या जानकारी प्रदान करता है दोस्तों, जो क्या क्या मतलब ये जो पुस्तक लिखी है इसने द सिक्स वॉयज, उसके अंदर क्या क्या जानकारी देता है ये हम देख लेते हैं। तो क्या जानकारी मिलती है इस पुस्तक के अंदर? जो अपनी यात्रा वृत्तांत रहता है, मतलब जो यात्रा की है इसने भारत के अंदर, उसके बारे में जानकारी क्या देगा? तो इन यात्राओं में उसका जो साथी होता है, जैसे कि हम देखेंगे दोस्तों, एक और यात्री आता है आपका बर्नियर के समय वो आपको दानिशमंद खां देखने को मिलता है। उसका जो हेल्पर रहता है, उसके जो साथ रहता है, उसका जो मतलब यात्रा में, संपूर्ण यात्रा में उसका जो गाइड के रूप में जो भूमिका निभाता है वो दानिशमंद खां रहता है। मगर उसी के जैसे दोस्तों ट्रेवर नियर की जो यात्रा होती है, ट्रेवर नियर की यात्रा में भी एक उसका साथी होता है। उस साथी का नाम अभी तक एग्जाम के अंदर तो पूछा नहीं गया है, मगर जैसे कि NTUGC नेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा डीपली चीज़ें पूछी जा रही है, तो वहाँ पे आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि ट्रेवर नियर का जो साथी था जिसने भारत की यात्रा के समय उसका जो है गाइड के रूप में उसकी भूमिका निभाई थी, तो वह था दोलिये दालान नाम का एक व्यक्ति था जो ट्रेवर नियर का साथी था। तो दोलिये दलान नाम का एक साथी था जो ट्रेवर नियर का साथी था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अपनी संपूर्ण यात्रा में वह कहता था कि वो फ्रांस तथा फारस के सम्राट के संरक्षण में, मतलब ये आया तो अपनी निजी स्वार्थ के लिए, निजी यात्रा करने के लिए, मगर अपनी संपूर्ण यात्रा में वो फ्रांस के राजदूत के रूप में, फारस के राजदूत के रूप में इस तरीके की चीज़ें मतलब बताता था कि मैं उनके संरक्षण में यात्रा कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें वो बताता था। सौदस लौटने पर फ्रांस के शासक लुई 14 के द्वारा उसे बेरन की पदवी प्रदान की जाती है। दोस्तों जब ये भारत से लौटकर चला जाता है और अपनी पुस्तक लेकर जाता है, और जब ये लुई 14 के दरबार में जाता है, तो लुई 14 इस पुस्तक को देखकर और इसकी पूरी यात्रा विवरण को सुनकर और उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा खुश होने के पश्चात इसको बेरन की, यानी कि मतलब फ्रांस के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी उपाधि होती है, वो उपाधि बेरन की उपाधि इसको प्रदान की जाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो कौन सी उपाधि इसको प्रदान की जाती है? तो बेरन की उपाधि इसको प्रदान की जाती है। और क्या उल्लेख करता है दोस्तों? इसने बहमनी साम्राज्य के विघटन का वर्णन विजयनगर साम्राज्य के सत्ता परिवर्तन के रूप में किया है। कहने का मतलब दोस्तों, इसने बहमनी साम्राज्य का जो विघटन हुआ है, उस विघटन को विजयनगर साम्राज्य, यानी कि बहमनी साम्राज्य का जो साम्राज्य था, पूरा संपूर्ण जो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य दोनों के क्षेत्र पे था, तो उसका जो विघटन हुआ है दोस्तों, जैसे कि बहमनी साम्राज्य का विघटन पाँच में हो जाता है, जैसे कि गोलकुंडा में और अहमदनगर में, बरार में, इस तरीके से लगभग 5 भागों में इसका विघटन हो जाता है। तो उस विघटन को विजयनगर साम्राज्य का सत्ता परिवर्तन माना जाता है, मतलब एक विघटन के बाद इनका सत्ता परिवर्तन हो जाता है 5 भागों में। थे इस तरीके से इसने विघटन को बताया है। इसके बाद आगे क्या जानकारी देता है दोस्तों, देख लेते हैं। डचों को जो है प्रमुख शक्ति बताता है। जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए, भारत के अंदर जो यूरोपीय कंपनी को आगमन जो होता है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, अकबर के समय आना स्टार्ट हो जाता था। अकबर के समय भी आता है, जहांगीर के समय भी जो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन मतलब आना चालू रहता है। तो जहांगीर के समय ही डचों का जो है आगमन हो जाता है, और डचों को जो है फिर शाहजहाँ के समय डचों को प्रमुख शक्ति के रूप में बताया जाता है। जो फ्रांसीसी यात्री आता है ट्रेवर नियर, वो डचों को प्रमुख शक्ति बताता है, यानी कि डचों का जो है उद्भव, काफ़ी ज़्यादा विकास और काफ़ी ज़्यादा उद्भव इनका भारत के अंदर हो जाता है, और अफीम वगैरह और वस्त्र वगैरह का जो है व्यापार डचों के द्वारा किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखने के पश्चात ट्रेवर नियर डचों को प्रमुख शक्ति के रूप में बताता है। ट्रेवर नियर जो था पेशे से जौहरी था। तो दोस्तों जौहरी जो होता है, अब जैसे कि हीरे जवाहरात की बात बताएगा जौहरी साहब, बस इस तरीके से रिलेट कर लेना। तो ये कोहिनूर हीरो का उल्लेख करेगा और खान की उल्लेख करेगा। तो खान कहाँ दोस्तों, जो हीरे की खान होती है, जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर जो हीरा पन्ना वगैरह की जो खानें हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करेगा, और जो कोहिनूर हीरा था उसके बारे में जानकारी ये देगा। इसके अनुसार शाहजहाँ वैसे ही शासन करता था जैसे पिता अपने बच्चों पर, ना कि प्रजा के सम्राट के रूप में। तो दोस्तों इसने उसी तरीके का वर्णन किया है जैसे कि अशोक अपनी प्रजा के साथ जो शासन करता था, प्रजा को जो है अपने पुत्रवत प्रेम के रूप में शासन करता था, उसी तरीके से इसने शाहजहाँ के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है कि शाहजहाँ जो अपने शासन करता था, अपनी प्रजा के ऊपर पिता पुत्र की तरह प्रेम करता था, और उसी तरीके से उनके ऊपर शासन करता था। मतलब सम्राट की तरह शासन नहीं करता था,
पिता एक पुत्र के ऊपर किस तरीके से शासन करता है, किस तरीके से उसको लालन पालन और किस तरीके से उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है, उसी तरीके का व्यवहार शाहजहाँ अपने प्रजा के साथ करता था। मतलब एक सम्राट की तरह नहीं, एक पिता की तरह, एक पिता अपने बच्चों पे किस तरीके से लाड़ प्यार के साथ रखता है उस तरीके से शासन करता है। ये बात किसने कही है? ट्रेवर्नियर ने कही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। इसके अनुसार ताजमहल का निर्माण में 20,000 मजदूर लगे हुए थे जिस समय दोस्तों ये, क्योंकि 1631 से लेके तो 1631 से लेके तो 1648 तक जो है दोस्तों ताजमहल का निर्माण होता है। तो ताजमहल के निर्माण जो है जिस समय यह यात्रा करता है उसी समय 1641 में ये आता है। तो 1641 में ही ताजमहल का निर्माण कार्य चलता रहता है। तो उस निर्माण कार्य में ये 20,000 जो मजदूर लगे हुए थे, आप सभी को पता होना चाहिए 20,000 मजदूर लगे हुए थे ताजमहल के निर्माण में। और ताजमहल का जो स्थापत्यकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा खां, ये लोग जो है ताजमहल का निर्माण करवा रहे थे। तो उसी निर्माण कार्य को देखकर इसने अपने पुस्तक के अंदर जो द 6 वाइज लिखा है उसी पुस्तक में इसका उल्लेख करता है कि ताजमहल का निर्माण करवाया जा रहा है शाहजहाँ के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। अब इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा देख लेते हैं एक बार और ब्रीफ में। तो ट्रेवर्नियर की जो पुस्तक थी दोस्तों द 6 वाइज नाम की पुस्तक इसने लिखी है। प्रथम यात्रा इसने 1641-42 में की है और अंतिम यात्रा इसकी 1688 में होती है। कुल 6 यात्रा ये करता है और ये फ्रांसीसी यात्री होता है, जानकारी क्या प्रदान करता है। इसने यात्राओं को जो है जो इसमें साथ दिया है, इसकी यात्रा जो भारत के अंदर यात्रा की है, दोलिये दलान नाम के व्यक्ति ने इसकी यात्रा में साथ दिया है, इसका साथी था। और संपूर्ण यात्रा में वह फ्रांस का जो है संरक्षण में यात्रा करने की बात बोलता है। स्वदेश लौटने पर लुई 14 इसको बेरन की उपाधि प्रदान करते हैं। और बहमनी साम्राज्य का विघटन विजयनगर साम्राज्य के सत्ता परिवर्तन के रूप में ये करता है। और डचों को ये प्रमुख शक्ति के रूप में बताता है। और जौहरी था ये तो जौहरी के रूप में दोस्तों इसने खान का भी उल्लेख किया है और कोहिनूर हीरे का उल्लेख किया है। और पुत्रवत्र प्रेम कर रहा है, कौन कर रहा है दोस्तों? शाहजहाँ जो अपनी प्रजा से पिता पुत्र की तरह जो है शासन कर रहा है, इसका उल्लेख किया है। इसके अनुसार ताजमहल में 20,000 मजदूर कार्य कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और NTUGC नेट के अंदर तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लगभग 2-3-4 बार, कि जौहरी कौन था, डॉक्टर कौन था, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है मैच करने में। तो जौहरी जो था दोस्तों ट्रेवर्नियर था। और डॉक्टर की अगर जैसे कि चिकित्सक के अगर बारे में पूछा जाएगा तो बर्नियर जो था दोस्तों वो चिकित्सक था। और मनुची भी चिकित्सक के रूप में माना जाता है। मनुची तो तोपची भी था, चिकित्सक भी था, पादरी भी बन जाता। तो कई सारी चीज़ें उसके बारे में देखने को मिलेगी। तो हमने ट्रेवर्नियर को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों हम बर्नियर की। तो ये बर्नियर की फ़ोटो लगी हुई है, देख सकते हो आप, ये वहाँ से बर्नियर है। इस तरीके के डिज़ाइन वाले इनके पूरी हेयर स्टाइल वगैरह आप देख सकते हो। बर्नियर की अगर हम बात करें दोस्तों तो बर्नियर की पुस्तक का नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। एक तो ये पुस्तक है दोस्तों ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। दूसरी राज्य प्राप्ति के लिए 1658 का युद्ध। 1658 का युद्ध कौन सा हो रहा है दोस्तों? तो आप सभी को पता होना चाहिए, शाहजहाँ जब बीमार पड़ जाता है तो उसके पश्चात शाहजहाँ के जो पुत्र है उन सभी पुत्रों के मध्य शाह शुजा, औरंगजेब, दारा सिकोह वगैरह वगैरह इन सभी के मध्य जो है उत्तराधिकार का संघर्ष चलता है। तो उस उत्तराधिकार का संघर्ष इसने इस पुस्तक के अंदर लिखा है, राज्य प्राप्ति के लिए 1658 का युद्ध। इसके बाद दोस्तों एक और पुस्तक है इसकी, रेवोल्यूशन एट टू ग्रैंड मुगल। तो ये पुस्तक भी इसकी है। तो 3 पुस्तकों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों इसकी ये मानी जाती है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। हालांकि बाकी की पुस्तकों से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बाकी आपको ये याद रख लेना है। इसकी यात्रा की शुरुआत कब होती है दोस्तों? तो ये 1656 में भारत के अंदर आता है। 1656 में जिस समय भारत के अंदर आता है उसी समय दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए भारत के अंदर 1657 से ही आपका उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो जाता है। और उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू किस किस के बीच में होता है? शाह शुजा के मध्य होता है, औरंगजेब के मध्य होता है, दारा सिकोह के मध्य होता है। और जिस समय दारा सिकोह को दोस्तों ये जिस समय आगरा वहाँ पे अहमदाबाद के अंदर होता है तो अहमदाबाद के अंदर डाकुओं के द्वारा इसको पकड़ लिया जाता है। और उसी समय इसकी मुलाकात जो है इसको ये दारा सिकोह से ये मिलता है। और दारा सिकोह को जो जिस तरीके से दारा सिकोह के बारे में उल्लेख करता है कि दारा सिकोह देवराय के युद्ध में हारने के सामूगढ़ के युद्ध में हारने के पश्चात भागा भागा फिर रहा था। फिर उसके पश्चात दोस्तों उसके बाद जब देवराय का युद्ध हो जाता, देवराय युद्ध के पश्चात उसको पकड़ के जब आगरा की सड़कों में जब उसको घुमाया जाता है दोस्तों, तो उसके बारे में भी ये उल्लेख करता है। तो 2 लोगों के बारे में जो है उल्लेख देखने को मिलता है, एक तो मनुची
उत्तराधिकार के संघर्ष के बारे में उल्लेख करता है, दूसरा बर्नियर उसके बारे में उल्लेख करता है। बाकी मनुची के बारे में आता है कि मनुची युद्ध के बारे में आंखों देखा विवरण का उल्लेख मनुची करता है। देवराय का युद्ध और जो सामूगढ़ का युद्ध हुआ है उसमें तोपची के रूप में उसने भूमिका निभाई थी। हालांकि जो बर्नियर होता है, बर्नियर आंखों देखा विवरण नहीं करता है। बर्नियर बस इतना ही उल्लेख करता है कि जिस तरीके से अहमदाबाद के अंदर दारा सिकों भागा भागा फिरता है उसका उल्लेख करता है। दूसरा उसको जो है आगरा की सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर जो घुमाया जाता है दारा सिकों को, उसके बारे में उल्लेख करता है। तो देख लेते हैं क्या क्या इसके बारे में इम्पोर्टेंट है। और ये डॉक्टर मतलब एक चिकित्सक के रूप में भारत के अंदर आता है। तो इसकी यात्रा जो है दोस्तों 1656 में होती है स्टार्ट, और कुल 12 वर्ष ये भारत में रहता है। तो 1656 से लेकर तो 12 वर्ष यानी कि 1668 तक ये भारत के अंदर यात्रा करता है। अब क्या क्या जानकारी ये देता है दोस्तों, तो फ्रांसीसी चिकित्सक, तो ये भी फ्रांस का था दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। जैसे ट्रेवर्नियर फ्रांस का था वैसे ही ये भी फ्रांस का है बर्नियर भी। तो ये चिकित्सक के रूप में ये भारत के अंदर आता है और चिकित्सक था। और ये जो अपनी पुस्तक लिखता है ये भी लुई XIV को ये समर्पित करता है। जो ये पुस्तक लिखी है दोस्तों इसने, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ये सारी पुस्तक दोस्तों ये लुई XIV को समर्पित करता है। तो जो लुई XIV है ये फ्रांस का शासक होता है। और भारत में उसका संरक्षक कौन होता है दोस्तों, दानिशमंद खां होता है। जैसे कि हमने देखा था कि ट्रेवर्नियर का जो साथी था वो अलग था, और ये दानिशमंद खां जो होता है ये बर्नियर का संरक्षक था। बर्नियर का संरक्षक का मतलब दोस्तों, बर्नियर का जो गाइड, बर्नियर को जो घुमाने वाला था भारत के अंदर, क्योंकि बर्नियर तो विदेशी यात्री, अब इसको नहीं पता कि कौन सी जगह कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस एरिया में किस तरीके से रहना है, तो वो सारी चीज़ों को गाइड करने वाला था ये दानिशमंद खां। बर्नियर अहमदाबाद जब पहुंचता है दोस्तों तो इसको डाकुओं के द्वारा पकड़ लिया जाता है, और डाकुओं के द्वारा पकड़ने के पश्चात ही दोस्तों ये वहाँ पर सर्वप्रथम दारा सिकों से मिला, जो देवराई युद्ध के में पराजित होकर भागा भागा फिर रहा था दोस्तों। तो देवराई युद्ध में जब पराजित हो जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए 1659 में जब देवराई का युद्ध होता है, देवराई के युद्ध में जब पराजित हो जाता है दारा सिकों, तो देवराई के युद्ध में भागने के पश्चात जब ये भागा भागा फिर रहा था, वो उसी समय दोस्तों इसकी मुलाकात बर्नियर से होती है। कहाँ पर होती है, अहमदाबाद के अंदर इसकी मुलाकात होती है। तो पराजित दारा सिकों को दिल्ली की सड़कों पर घुमाए जाने का आंखों देखा विवरण बर्नियर के द्वारा दिया जाता है दोस्तों। जब ये पराजित हो जाता है तो पराजित होने के पश्चात इसको पकड़ लिया जाता है दारा सिकों को, और दारा सिकों को पकड़कर इसको दिल्ली की सड़कों पर निर्वस्त्र कर इसको घुमाया जाता है। तो उस बात का आंखा देखो विवरण बर्नियर के द्वारा दिया जाता है। युद्ध का आंखों देखो विवरण मनुष्य के द्वारा दिया जाएगा, और घुमाए जाने का यानी कि दिल्ली की सड़कों पर जो घुमाया जा रहा है उसका विवरण बर्नियर के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है। इसके बाद दोस्तों बर्नियर को अहमदाबाद में डाकुओं के द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, मगर जब ये डॉक्टर रहता है तो दोस्तों इसको चिकित्सक का ज्ञान रहता है, तो वो कुछ इलाज वगैरह इन लोगों का कर देता है। तो इस वजह से इसको छोड़ दिया जाता है, इस वजह से इसको मुक्त कर दिया जाता है, मतलब चिकित्सकीय ज्ञान की वजह से इसको छोड़ दिया जाता है। बर्नियर भारत के समाज को, दरिद्र और गरीबी को जानबूझकर विस्तार से वर्णन करता है, क्योंकि दोस्तों ये यूरोपीय यात्री था और यूरोप की चकाचौंध वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें इसके माइंड में बसी हुई थी। मतलब कहने का मतलब इसने अपने विवरण के अंदर यूरोप को बड़ा चढ़ाकर रखना था। इस वजह से भारत का हालांकि काफ़ी ज़्यादा उत्थान, काफ़ी ज़्यादा विकास था मध्यकाल के अंदर। जिस समय बर्नियर भारत की यात्रा कर रहा था उस समय यूरोप से काफ़ी ज़्यादा विकसित अवस्था में भारत था, मगर फिर भी बर्नियर महोदय ने अपने जो मानसिक संकीर्णता की वजह से, भारत को नीचा दिखाने की वजह से उसने भारत की गरीबी का जानबूझकर वर्णन किया है। तो उसने भारत की दरिद्र और गरीबी का जानबूझकर विस्तार से वर्णन किया, और भारत के जो यूरोप से निम्न स्तर दिखाना चाहता था। तो इसका जो मेन उद्देश्य था दोस्तों, भारत की गरीबी का वर्णन करना, भारत के शहरों को शिविर नगर कहना, इस तरीके की जो ये चीज़ें थी, ये सारे कहने का मकसद उसका यूरोप से निम्नतर यानी कि यूरोप से नीचा दिखाना था। मुगल शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी दोस्तों। तो मुगल शहरों को शिविर नगर मतलब इससे पहले के जितने भी यात्री आए, जैसे कि रोल्फ फिंच आया, विलियम फिंच आया, मॉन्सेरेट आया, इन सभी ने भारत के नगरों की काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की है, काफ़ी ज़्यादा मतलब लंदन से, पेरिस से, इनसे बड़ा बड़ा बताया है। मगर बर्नियर महोदय के दिमाग में जो है धुन अलग ही सवार थी, उन्होंने यूरोप से नीचे बताना था, तो मुगल शहरों को जो है इसने शिविर नगर की संज्ञा दी है दोस्तों।
मुगल साम्राज्य में कृषि का पतन का विस्तार से वर्णन किया है दोस्तों। तो कृषि का जो पतन था काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे कृषि के पतन का इसने दो रीज़न बताया है कि कृषि का पतन इसलिए हो रहा था। एक तो करों की जो दरें थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी, काफ़ी ज़्यादा ऊंची दरें थी। दूसरा जो इसके अधिकारी थे, मुगल के जो अधिकारी थे वो काफ़ी ज़्यादा भ्रष्ट थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ लगान को वसूली करते थे। इस वजह से इसका पतन हो रहा था, कृषि का पतन। तो ये बात का उल्लेख बर्नियर ने किया है। उसके अनुसार कृषि की बर्बादी मुगल राजनीतिक अंतर्निहित विशेषता थी, मतलब जो कृषि की जो बर्बादी हो रही थी वो मुगल राजनीति की अंतर्निहित विशेषता थी, मतलब उसके ही अंतर्निहित ये सारे रीजन, उसके जो समस्याएं और उसके जो कारण थे वो सारे अंतर्निहित थे। इसी वजह से कृषि की बर्बादी और कृषि का पतन हो रहा था। उसके अनुसार कृषक समुदाय मुगल साम्राज्य की अपेक्षा स्वशासी राजाओं के अधीन अधिक संपन्न थे। कहने का मतलब दोस्तों, जो कृषक समुदाय था वो मुगल राजाओं के अधीन न रहकर जो स्वशासी यानी कि जो छोटे प्रांत के जो राजा थे उनके अधिक अधिक संपन्न थे। मतलब मुगल काल में जो है उनका काफ़ी ज़्यादा शोषण हो रहा था, मगर वहीं पे अगर वे छोटे राजा छोटे शासकों के अधीन थे तो उनका काफ़ी ज़्यादा विकास यानी कि उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान नहीं किया जा रहा था। तो ये बात का उल्लेख बर्नियर ने किया है। इसके अलावा बर्नियर के अनुसार दक्कन को हिंदुस्तान के सैनिकों की खुराक के रूप में बताया गया है, क्योंकि मुगल सुल्तान जितना भी जो भी राजस्व वगैरह यानी कि दक्कन के हिंदुस्तान को मुगल सैनिकों की खुराक बताए। कहने का मतलब दोस्तों, जिस समय भारत की यात्रा कर रहा था उस समय औरंगजेब के द्वारा जो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव या काफ़ी ज़्यादा जो विस्तार या काफ़ी ज़्यादा जो अभियान किए जा रहे थे वो दक्कन के अंदर किए जा रहे थे। इस वजह से दक्कन की हिंदुस्तान को सैनिकों को खुराक बताया है। इसके बाद बर्नियर ने राजकीय कारखानों का उल्लेख किया है और सती प्रथा का विस्तृत वर्णन किया है। और सती प्रथा का वर्णन तो इसने किया है। इसके अलावा जो राजकीय कारखाने का है, उस कारखानों में जो कर्मचारी, उस कारखानों में जो श्रमिक कार्य करते थे वो बेगार पे कार्य करते थे। तो बेगार क्या होता था दोस्तों? अनिवार्य जो श्रम होता था, यानी कि प्रजा के ऊपर जो अनिवार्य श्रम लागू किया जाता था, जिसके लिए आपको कोई किसी भी तरीके का पैसा नहीं दिया जाएगा और आपको श्रम करना पड़ेगा कारखाने के अंदर रहकर, तो उसको बेगार कहा जाता है। तो उस तरीके से बेगार के रूप में कारखाने चलाए जाते थे मुगल काल के अंदर। ये बात का उल्लेख बर्नियर ने किया है। शाहजहाँ की मृत्यु के समय बर्नियर जो था दोस्तों मसूलीपट्टनम में था। तो मसूलीपट्टनम कहाँ है दोस्तों? ये दक्षिण भारत में था और शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है उस समय, यानी कि 1666 के लगभग जो मसूलीपट्टनम की यात्रा कर रहा था। और जिस समय दक्षिण की यात्रा कर रहा था उस समय ट्रेवरनियर भी इसके साथ था दोस्तों। ये बात का उल्लेख ये कहेगा। वह मुगल शहजादियों को शादी न होने का कारण बताता है कि हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति उनके योग्य नहीं था। तो दोस्तों मुगल शासक जो अपनी पुत्रियों के, अपनी बहनों के, अपनी शहजादियों के जो है विवाह वगैरह नहीं करवाते थे। कहने का मतलब वो विवाह इसलिए नहीं करवाते थे कि मुगल शासक अपने आप को इतना हाई लेवल, इतना उच्च लेवल का, इतना ज़्यादा कुलीन मानते थे कि भारत के अंदर उनकी बराबरी का दर्जा का कोई भी नहीं था। तो इस वजह से मुगल शहजादियों के वो शादी नहीं करवाते थे। तो इस बात का उल्लेख बर्नियर करता है। इसके बाद दोस्तों जगन्नाथ की मूर्ति से अबोध लड़कियों का विवाह की प्रथा का उल्लेख करता है। इसके अलावा कश्मीर के शाल उद्योग का विवाह जो है उल्लेख करता है। तो दो बात का उल्लेख ये करता है। एक तो जगन्नाथ जो दोस्तों उड़ीसा के अंदर जगन्नाथपुरी आपने सुना होगा, तो वहाँ पे अबोध बालिक यानी कि जो अबोध बालिकाएं होती है, अबोध लड़कियां जो होती हैं, उनका विवाह वहाँ के भगवान से कर दिया जाता है, रंगनाथ के साथ कर दिया जाता है, जगन्नाथ के साथ कर दिया जाता है। और कश्मीर के अंदर जो शाल उद्योग था उसके बारे में भी ये उल्लेख करता है दोस्तों। तो बर्नियर के बारे में इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बंगाल की संपन्नता का विस्तृत वर्णन करता है दोस्तों। तो बंगाल जो है काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था मुगल काल के अंदर भी, आधुनिक काल के अंदर भी और प्राचीन काल के अंदर भी बंगाल की संपन्नता का कई सारे लोगों ने वर्णन किया है। तो वहीं पे बर्नियर ने भी बताया कि बंगाल जो काफ़ी ज़्यादा संपन्न था। और औरंगजेब के समय तो ये आता है दोस्तों कि औरंगजेब जो है सभी दूर से जब लगान वसूली करके आई जाती थी, तो सभी दूर से लगान वसूली करके आ जाती थी, मगर जब तक बंगाल की लगान वसूली आती थी उसका भी इंतजार औरंगजेब के द्वारा किया जाता था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संपन्न राज्य था तो यहाँ से लगान वसूली भी काफ़ी ज़्यादा आती थी। तो इस वजह से औरंगजेब भी इसका इंतजार करता था। तो ये इसका संपन्नता का वर्णन बर्नियर के द्वारा किया गया है। बंगाल की यात्रा का में उसका साथी जो था दोस्तों ट्रेवरनियर था। तो दक्षिण में जब ये मतलब बंगाल की जब यात्रा कर रहे थे दोस्तों, तो बर्नियर और ट्रेवरनियर दोनों ने साथ में जाके यात्रा की थी। इसके बाद बर्नियर ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी है। तो बर्नियर ने बनारस के विश्वविद्यालय की तुलना एथेंस यानी कि जो दोस्तों यूनान के जो विश्वविद्यालय है एथेंस,
उस विश्वविद्यालय से इसकी तुलना की है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है दोस्तों, आपको याद रखना है और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा किसने बनारस के विश्वविद्यालय की तुलना एथेंस के विश्वविद्यालय से की है, तो बर्नियर ने की है। तो बर्नर से बा याद रख लेना है दोस्तों, बर्नियर ने बनारस, इस तरीके से आपको याद रख लेना है। इसके अलावा दोस्तों भारत के बारे में क्या उल्लेख करता है, भारत में कोई भी विद्या का मंदिर नहीं है, मतलब भारत के अंदर कोई भी विद्यालय नहीं है जहाँ पाश्चात्य विज्ञान का अध्ययन किया जा सके। पाश्चात्य विज्ञान जैसे कि यूरोपीय जो ज्ञान है दोस्तों, उस विज्ञान के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल सकती, इसके बारे में ये बताता है किया जा सके। यहाँ पाश्चात्य ज्ञान में रुचि व्यक्तिगत स्तर पर तो थी, मगर साथ ही मर जाती थी। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे लोगों के जो रुचि थी पाश्चात्य ज्ञान प्राप्त करने की, वो व्यक्तिगत स्तर पर तो थी, मगर शासक के द्वारा कोई भी उसका जो है पुख्ता इंतजाम नहीं करवाया जा रहा था। मतलब शासक के द्वारा जो भी विश्वविद्यालय या विद्यालय जो खोले जा रहे थे, वहाँ पे उसी लेवल की जो है शिक्षा प्रदान की जा रही थी, पाश्चात्य शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। इसके बारे में उल्लेख बर्नियर ने किया है। भारत में सर्वप्रथम बर्नियर ने ही विलियम हार्वे द्वारा प्रतिपादित ब्लड सर्कुलेशन की जो विधि है दोस्तों, रक्त परिसंचरण की जो विधि है, उसका प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया दोस्तों। और ये प्रयोग किसको करके दिखाया दोस्तों, तो जो इसका साथी था दानिशमंद खां के सामने ये प्रयोग करके दिखाया दोस्तों। ये ब्लड सर्कुलेशन का करके क्यों दिखाया दोस्तों, क्योंकि ये चिकित्सक था। तो चिकित्सक था, इस वजह से इसने ब्लड सर्कुलेशन के जो ये नियम है उसको सिद्ध करके दिखाया था। और ये किसको दिखाया था दोस्तों, दानिशमंद खां जो इसका साथी था उसको करके दिखाया था। इसके बाद दोस्तों बर्नियर के द्वारा कुछ भ्रामक वर्णन भी दिए जाते हैं जो सत्य से परे हैं। तो इसके अनुसार शाहजहाँ जो था दोस्तों दारा का बंदा था, ये द्वारा नहीं है दोस्तों, दारा सिखों का बंदा था। तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि शाहजहाँ तो दारा सिखों का पिता था। बंदा जो होता है दोस्तों वो छोटा होता है, तो दारा सिखों तो बाद में आता है, शाहजहाँ दारा का बंदा था, ये गलत माना जाएगा। भारत में संपूर्ण भूमि का स्वामी राजा होता था, तो ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि कई सारी भूमि का जो है स्वामी कृषक भी माना जाता है, कई सारी भूमि का जो राजा दूसरे भी थे दोस्तों। तो भारत की संपूर्ण भूमि का स्वामी राजा नहीं होता है। भारत में मध्यम वर्ग का अभाव है दोस्तों, जबकि मध्यम वर्ग काफ़ी ज़्यादा विकसित अवस्था में था, इसको पता नहीं चल पाया और मध्यम वर्ग का अभाव इसने बताया है। जिस तरीके से दोस्तों मेगस्थनीज ने उल्लेख किया था, उसी तरीके के भ्रामक विवरण जो है बर्नियर के द्वारा दिए जा रहे हैं। मुगल अमीर वर्ग विदेशियों की भरमार थी जो एक दूसरे को घूस देकर सेवा में आए थे दोस्तों। तो मुगल अमीर वर्ग जो था दोस्तों, उसके अंदर विदेशियों की भरमार थी, इसके बारे में भी इसने बताया है, जो कि गलत है, क्योंकि भारतीय अमीरों का काफ़ी ज़्यादा योगदान देखने को मिल जाता है। और ख़ास करके औरंगजेब के शासनकाल में तो भारतीय अमीरों को काफ़ी ज़्यादा रखा गया था। औरंगजेब ने आगरा के किले में शाहजहाँ को पूरी छूट दे रखी थी, इस बात का दे रखी थी। ये बात का उल्लेख कौन करता है दोस्तों, बर्नियर करता है। हमारी इसी बात का जो खंडन कौन करता है, जो मनुची आता है वो इस बात का खंडन करता है। जहाँ आरा बेगम के चरित्र का वर्णन किया, जिसका खंडन मनुची ने किया दोस्तों। जहाँ आरा बेगम के चरित्र के ऊपर भी ये उंगलियां उठाता है, जिसका खंडन मनुची के द्वारा किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने बर्नियर के बारे में पढ़ी है। एक बार और ब्रीफ में समझ लेते बर्नियर ने क्या कहा है दोस्तों सारी चीज़ें। तो बर्नियर की पुस्तक हमने देखी दोस्तों, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, और राज्य प्राप्ति के लिए 1658 का युद्ध, और 1656 में यात्रा करता है, 12 वर्ष भारत के अंदर रहता है, चिकित्सक के रूप में ये आता है और लुई 14 को अपनी पुस्तक समर्पित करता है। इसका जो सहायक रहता है दोस्तों दानिशमंद खां साथ में रहता है। और जब ये बर्नियर अहमदाबाद में रहता है तो दारा सिकों से इसकी मुलाकात होती है, जो देवराय के युद्ध में हारने के पश्चात भागा भागा फिर रहा होता है। और ये उल्लेख करता है दोस्तों पराजित दारा सिकों को दिल्ली की सड़कों पर घुमाए जाने का ये उल्लेख करता है। इसके बाद दोस्तों बर्नियर ने जो है इसको डाकुओं के द्वारा पकड़ लिया जाता है अहमदाबाद के अंदर, इसकी चिकित्सकीय ज्ञान की वजह से इसको छोड़ दिया जाता है। भारत की गरीबी का वर्णन करता है, क्योंकि इसके अंदर यूरोपीय मानसिकता का जो है काफ़ी ज़्यादा संकीर्ण बुद्धि का इंसान था। तो इसने भारत की गरीबी का वर्णन किया और भारत को यूरोप से निम्नतर बताया है। और मुगल शहरों को शिविर नगर कहा है। मुगल साम्राज्य की कृषि का पतन का इसने विस्तार से वर्णन किया है। इसके अनुसार कृषि की बर्बादी मुगल राजनीति की अंतर्निहित विशेषता थी, ये बात का उल्लेख बर्नियर ने किया है। इसके बाद बर्नियर को जो है दक्कन को सैनिकों की खुराक बताई है। और बर्नियर ने जो है राजकीय कारखानों और सती प्रथा का उल्लेख किया, जो बेगार से चलाए जा रहे थे राजकीय कारखाने। और जिस समय शाहजहाँ की मृत्यु होती है उस समय यह मसूलीपट्टनम में रहता है। मुगल शहजादियों की शादी न होने का कारण इसने बताया है। और जगन्नाथ की मूर्तियों के साथ अबोध बालिकाओं का विवाह का और कश्मीर के अंदर साल विवाह का उल्लेख इसने किया है।
इसके बाद बंगाल की संपन्नता का विवरण इसने दिया है। बंगाल में उसका जो साथी था ट्रेवर्नियर था, यानी कि बंगाल में जब ये यात्रा कर रहे थे तो दोनों ने साथ में यात्रा की थी। बर्नियर ने जो बनारस के विश्वविद्यालय की तुलना एथेंस के विश्वविद्यालय से की है, और भारत के अंदर कोई भी विद्यालय नहीं है, इसके बात का जो है इसने उल्लेख किया है, मतलब पाश्चात्य शिक्षा के लिए कोई विद्यालय नहीं है, इसका उल्लेख किया है इसने। और भारत में सर्वप्रथम बर्नियर ने ही विलियम हार्वे की जो ब्लड सर्कुलेशन की जो नियम था उसको सिद्ध करके बताया था। इसके बाद भ्रामक वर्णन हमने देख लिया दोस्तों। शाहजहाँ को बंदा बताता है, ये दारा सिखों का संपूर्ण भूमि पर राजा का स्वामित्व बताता है, जो गलत है। मध्यम वर्ग का अभाव बताता है। मुगल अमीर वर्ग विदेशी अमीरों को भरमार थी, जबकि औरंगजेब के समय दक्षिण के जो मराठा वगैरह राजपूत वगैरह को इसने सबसे ज़्यादा रखा था। औरंगजेब ने आगरा के किले में शाहजहाँ को पूरी छूट दे रखी थी, ये भी गलत है, क्योंकि औरंगजेब ने जो है शाहजहाँ को बंदी बनाकर रखा था, यहाँ तक कि उसको पानी भी नहीं पहुँचाई गई, यानी कि सप्लाई लाइन भी काट दी जाती है, तो इस तरीके से इसको पूरी छूट नहीं दे रखी थी। जहांरा बेगम के चरित्र के ऊपर उंगलियां उठाता है, और जिसका खंडन जो है मनुष्य के द्वारा किया जाता है। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद पीटर मुंडी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो पीटर मुंडी जो आता है दोस्तों शाहजहाँ के समय आता है, और शाहजहाँ के समय जो अकाल पड़ता है उस अकाल के बारे में जानकारी ये प्रदान करता है, बस इसी बात में इसकी जानकारी मिलती है। तो पीटर मुंडी कब आता है दोस्तों? 1628 से लेकर तो 1634 तक ये भारत के अंदर यात्रा करता है, और ये इटली यात्री था दोस्तों। इससे पहले हमने जो दो यात्री देखे ट्रेवर्नियर और बर्नियर, वो दोनों फ्रांसीसी थे, मगर पीटर मुंडी जो थे दोस्तों ये इटली यात्री थे। इटली या वेनिस दोनों में से कहीं से भी आ जाए, आपको याद रखना ये इटली के यात्री थे। तो शाहजहाँ के काल में 1630-32 में दक्कन एवं गुजरात में पड़ने वाले अकाल का ये विवरण करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि शाहजहाँ के राज्याभिषेक के किस वर्ष, यानी कि शासनकाल के चौथे वर्ष जो है ये अकाल पड़ता है दोस्तों। जिस समय अकाल पड़ता है उसी समय शाहजहाँ के द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया जाता है, जो कई सारे राष्ट्रवादी इतिहासकार इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा भर्त्सना करते हैं कि एक तरफ तो जो है अकाल में कई सारे लोगों को दरिद्र बना दिया, कई सारे लोगों की जो है मृत्यु हो रही, और एक जगह औरंगजेब शाहजहाँ के द्वारा ताजमहल का निर्माण कार्य करवाया जाता है। इस बात का विरोध जो है औरंगजेब के द्वारा भी किया जाता है। इसने जो है ग्वालियर दुर्ग और इलाहाबाद में खुसरो के मकबरे का वर्णन किया है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलाहाबाद। इलाहाबाद के अंदर जो खुसरो का मकबरा था दोस्तों, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मन्नतें मांगी जाती थी, और सूफी संत की तरह जो है खुसरो के मकबरे की पूजा अर्चना की जाती है। तो इसका उल्लेख पीटर मुंडी ने किया है। इसके अनुसार मुगल बादशाह शाहजहाँ गंगा जल के अतिरिक्त कोई अन्य जल नहीं पीता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गंगा जल के अतिरिक्त कोई जल नहीं पीता था। इस बात का उल्लेख किसने किया है? पीटर मुंडी ने किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों? तो 1628 से 34 के मध्य ये यात्रा करता है, ये इटली का यात्री है। शाहजहाँ के काल में 1630-32 में दक्कन एवं गुजरात में पड़ने वाले अकाल की जानकारी देता है। इसने ग्वालियर दुर्ग और इलाहाबाद में खुसरो के मकबरे का वर्णन किया, क्योंकि खुसरो के मकबरे पे जाता है। और मुगल बादशाह शाहजहाँ जो है गंगा जल का पान करता है, यानी कि पानी पीता है, इसका उल्लेख पीटर मुंडी ने किया है। और पीटर मुंडी कहाँ का यात्री था? ये इटली का यात्री था। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप देख सकते हो दोस्तों। अब मनुची की बात कर लेते हैं हम। मनुची जो आया था शाहजहाँ के शासनकाल में, मनुची आता है, और मनुची दारा सिकों के तोपची के रूप में भी कार्य करता है। इसके बाद दोस्तों ये गोवा चला जाता है। गोवा उसके बाद दोस्तों ये जय सिंह के साथ ये दक्षिण जाता है, जहाँ पे शिवाजी के साथ जो संधि होती है 1665 की पुरंदर की संधि, उस समय मौजूद रहता है। फिर उसके बाद दोस्तों ये गोवा चला जाता है, तो गोवा में पादरी बन जाता है। फिर पादरी बनने के बाद कुछ दिनों के पश्चात गोवा के पादरी की जो है वहाँ से छोड़कर लाहौर, ये यहाँ पे पाकिस्तान के लाहौर वाले प्रांत में चला जाता है, और वहाँ पे ये फर्जी डॉक्टर बन जाता है, मतलब नकली चिकित्सक बन जाता है। फिर नकली चिकित्सक के बाद ये फर्रुख शहर के पास आता है, और फर्रुख शहर शाह आलम के पास आता है, जो बहादुर शाह प्रथम होते हैं। बहादुर शाह प्रथम की जो वाइफ होती है उनका ये ट्रीटमेंट करता है। तो ये कई सारी चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं। देख लेते हैं किस तरीके से इनकी यात्रा का जो वृत्तांत इनका शुरू होता है। निकोलो मानुची की अगर बात करें दोस्तों, तो ये वेनिस यानी कि इटली के ही यात्री थे, और मृत्यु इनकी 1717 में, यानी कि फर्रुख शहर के शासनकाल के समय इनकी मृत्यु होती है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनकी उपाधि कौन सी थी दोस्तों? तो संत जागो के पुर्तगाली संगठन के सूरवीर और नाइट, यानी कि दो उपाधि प्रदान की जाती है दोस्तों इनको। एक तो संत जागो पुर्तगाली संगठन के सूरवीर, और दूसरा इनको नाइट की उपाधि प्रदान की जाती है। तो पुर्तगाली इसका जो पुस्तक है दोस्तों हिस्टोरियो दो मोगोर, इसकी पुस्तक है, और जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 17वीं शताब्दी का भारत का दर्पण माना जाता है दोस्तों।
तो आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों 11वीं शताब्दी का भारत का दर्पण किस पुस्तक को कहा जाता है। तो मध्यकालीन साहित्य हमने पढ़ा है दोस्तों, और इसकी वीडियो भी हमने बनाई है। उस वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा, उसके अंदर हमने बताया भी था। तो 11वीं शताब्दी का दर्पण किस पुस्तक को कहा जाता है, ये आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों। और ये अरबी लैंग्वेज की पुस्तक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद इसकी विशेषता क्या है दोस्तों, कि उत्तराधिकार को जो युद्ध चल रहा था औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य, उसका प्रत्यक्षदर्शी था दोस्तों। क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी क्यों हो सकता है, क्योंकि जो दारा सिको था, दारा सिको की तोपची के रूप में इसने एक जो है सेवाएं प्रदान की थी। तो जब युद्ध लड़ने गए तो तोपची के रूप में ये भी गया, तो इस वजह से इसने आंखों देखा, यानी कि प्रत्यक्षदर्शी विवरण इसने दिया है। इसकी जानकारी क्या है दोस्तों, तो 14 वर्ष की आयु में वेनिस से भागकर एशिया माइनर होते हुए भारत के अंदर आता है दोस्तों। तो ये 14 वर्ष की आयु में आता है, और जिस तरीके से आता है दोस्तों, आप सभी को आश्चर्य होगा कि ये जहाज़ का जो होल्ड होता है, उस होल्ड में छुपकर ये 1656 में भारत के अंदर आता है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब आता है ये, 1656 में जहाज़ के होल्ड में छुपकर ये भारत के अंदर आता है। और कब आता है, 14 वर्ष की आयु में आता है। इसके बाद दोस्तों जहांगीर के विषय में बताता है, क्योंकि अब ये तो आया है शाहजहाँ के शासनकाल के, मगर जहांगीर के विषय में बताता है कि वो अपनी प्रजा से मुसलमानों को छोड़कर सभी के प्रति दया भाव रखता था। कहने का मतलब दोस्तों, ईसाई हुआ, जैन हुआ, बुद्ध हुआ, सभी तरह के जितने भी जो भी धर्म हुए, सभी के प्रति ये दया भाव रखता था, बस मुसलमानों को छोड़कर। मनुची जो था दोस्तों, ये दारा की सेना के अंदर तोपची की पोस्ट पे था, ये आपको याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों सामूगढ़ के युद्ध में वह जय सिंह की सेवा में चला गया, तो जय सिंह की सेवा में ये चला जाता है। तो जय सिंह भी दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए, दारा सिका का जो है अधिकारी था जय सिंह। फिर उसके बाद ये जय सिंह की सेवा में चला जाता है, और जय सिंह के साथ ही ये 1565 की जो पुरंदर की संधि होती है, वहाँ पर ये उपस्थित हो जाता है। 1565 की जो पुरंदर की संधि होती है दोस्तों, जय सिंह के द्वारा और शिवाजी के मध्य दोनों के बीच में संधि होती है। उस संधि में शिवाजी 23 किलो जो है मुगलों को सौंप देते हैं। ये सारी चीज़ें हमने शिवाजी के जो संधि हुई है उसके बारे में हमको याद रखना है। और संधि के उपरांत ये शिवाजी ने मनुची को मराठा सेना में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, यानी कि जब ये संधि में शामिल होने के लिए जाता है मनुची जय सिंह के साथ, तो शिवाजी जो है इसको ऑफर प्रदान करते हैं कि आप जो है हमारी सेना में आ जाओ, मगर ये ऑफर को ठुकरा देता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये कुछ समय के पश्चात गोवा चला जाता है, जहाँ पुर्तगाली दूत के रूप में ये कार्य करता है दोस्तों। जैसे कि मतलब इसकी शुरुआत किस तरीके से हो रही है, सबसे पहले यदि होल्ड में छुपकर ये भारत में आता है। भारत में आने के पश्चात ये तोपची के रूप में कार्य करता है, किसका, दारा सिकों का। फिर तोपची की जॉब छोड़कर दोस्तों ये जय सिंह की सेवा में चला जाता है। जय सिंह की सेवा में दोस्तों ये दक्षिण में जाता है शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि करने। तो शिवाजी इसको जॉब ऑफर करते हैं, मगर ये जॉब ऑफर को ठुकरा देता है। फिर उसके कुछ दिनों के पश्चात ये गोवा में चला जाता है दोस्तों। तो फिर गोवा से भागकर ये अब नकली चिकित्सक बनेगा। तो कुछ समय के लिए गोवा चला गया, जहाँ से उसे पुर्तगाली दूत के रूप में कार्य किया। फिर भिक्षु का भेष धारण कर ये वहाँ से भाग जाता है दोस्तों। तो कहाँ से भाग जाता है, ये गोवा से भाग जाता है। अब गोवा से भागकर दोस्तों ये कहाँ जाएगा, ये लाहौर चला जाता है, जहाँ ये नकली चिकित्सक के रूप में अपना कार्य करने लगता है। तो इसकी जर्नी आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो पहले तो ये होल्ड में छुपकर जो है ये भारत के अंदर आता है, फिर दारा की सेना में तोपची बनता है, फिर जय सिंह की सेवा में चला जाता है। फिर पुरंदर की संधि के बाद दोस्तों इसको शिवाजी ऑफर करते हैं, वो ऑफर को ठुकरा कर ये गोवा चला जाता है। गोवा से फिर ये भिक्षु का भेष बदल कर लाहौर चला जाता है, लाहौर के अंदर ही नकली चिकित्सक बन जाता है। इसके बाद उसने शाह आलम की पत्नी का उपचार किया दोस्तों। अब जब नकली चिकित्सक बन जाता है, नकली चिकित्सक बनने के पश्चात ही इसको ढूंढा जाता है, और ढूंढकर इसको शाह आलम यानी कि जो बहादुर शाह प्रथम होते हैं दोस्तों, उनकी पत्नी का उपचार किया जाता है और उसे चिकित्सक के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। अब इसकी जो है नौकरी परमानेंट हो जाती है। जैसे ये यात्रा करता, मतलब लाहौर से शाह आलम की पत्नी की जो है चिकित्सा करता है, और चिकित्सा से इम्प्रेस होकर शाह आलम इसको राज्य वैद्य यानी कि फैमिली डॉक्टर के रूप में इसको नियुक्त कर देते हैं। और क्या इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसने औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाए जाने का प्राथमिक कारण जो बताया है, रिक्त राजकोष को बताया है। रिक्त राजकोष, जैसे कि जो सतीश चंद्र महोदय हैं, उन्होंने भी रिक्त राजकोष को जो है जजिया कर के लगाए जाने का कारण बताया है। तो वही कारण मनुचे के द्वारा बताया गया है। इसके अनुसार जजिया के विरुद्ध हिंदू राजाओं का एक संघ बना, यानी कि जिस समय दोस्तों औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाया जाता है, तो आपको कमेंट्स करके ये बताना है औरंगजेब के द्वारा जजिया कर कब लगाया जाता है।
और जब जजिया कर लगाया जाता है तो हिंदू राजाओं का एक संघ बनता है जिसका प्रमुख मेवाड़ का राजा राणा राज सिंह होता है दोस्तों। तो मेवाड़ का राजा जो होते हैं राज सिंह, उनके द्वारा ये संघ बनाया जाता है और औरंगजेब के द्वारा लगाया गया जजिया कर का ये भरसक ये विरोध करते हैं। और कब ये औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाया जाता है आपको कमेंट्स करके बताना है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, शिवाजी और जय सिंह के मध्य जो संधि हो रही है, पुरंदर की संधि का ये फोटो बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली होगी दोस्तों। एक बार और हम निकोलो मानुची के बारे में थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं। तो ये जो है वेनिस का यानी कि इटली का यात्री था। 1717 में इसकी मृत्यु हो जाती है फर्रुख शहर के समय। उपाधि इसकी संत जागो पुर्तगाली संगठन में सूरवीर, यानी कि जब ये गोवा जाता है तो उस समय इसको ये उपाधियाँ मिलती है। नाइट की उपाधि भी प्रदान की जाती है। हिस्टोरिया द मोगोर इसकी पुस्तक है जो 17वीं शताब्दी का भारत का दर्पण है। 11वीं शताब्दी का भारत का दर्पण क्या है आपको कमेंट्स करके बताना है। ये उत्तराधिकार का युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी होता है क्योंकि ये तोपची के रूप में ये नियुक्त रहता है। और 14 वर्ष की आयु में वेनिस से भागकर ये एशिया माइनर होते हुए भारत आता है और 1656 में जहाज के होल्ड में छुपकर ये भारत पहुंचता है। इसके बाद जहांगीर के विषय में कहता है कि दोस्तों मुसलमानों को छोड़कर सबसे ये दया भाव रखता है और तोपची की जॉब करता है दारा की सेना में। सामूगढ़ के युद्ध में जय सिंह की सेवा में चला जाता है, फिर वहीं से पुरंदर की संधि में जाता है और संधि के करने जाता है तो वहीं पे शिवाजी देखकर इसको भांप लेते हैं और शिवाजी इसको जॉब ऑफर करते हैं जिसको ये ठुकरा देता है। फिर उसके कुछ समय के पश्चात दोस्तों गोवा चला जाता है, तो गोवा के अंदर पुर्तगाली दूत के रूप में कार्य करने लगता है। फिर ये जॉब छोड़कर दोस्तों ये भिक्षु के भेष में यहाँ से लाहौर चला जाता है और लाहौर में जाकर दोस्तों ये एक फर्जी डॉक्टर बन जाता है, यानी कि नकली चिकित्सक का पेशा अपना लेता है। फिर उसको सालम प्रथम इसको बुलाते हैं और अपनी बीवी की चिकित्सा करवाते हैं। इसके पश्चात दोस्तों ये औरंगजेब के बारे में कहता है कि औरंगजेब के द्वारा जो जजिया कर लगाया गया है वो रिक्त राजकोष की पूर्ति करने के लिए लगाया गया है। इसके अनुसार दोस्तों जब जजिया कर लगाया गया तो उसके खिलाफ जो विद्रोह हुआ दोस्तों उसको मेवाड़ के राणा राज सिंह के नेतृत्व में ये विद्रोह किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब प्रमुख यात्री में हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों आज? ट्रेवरनियर को पढ़ा, परनियर को पढ़ा, पीटर मुंडी को पढ़ा और मनुची को पढ़ा। ये क्रम में इस तरीके से हालांकि पूछा नहीं जाता है, अगर इस क्रोनोलॉजी में भी पूछा जाता है तो आपको एक जो यात्री है अकबर के समय का, फिर दूसरा यात्री आपका जहांगीर के समय का, तीसरा आपका शाहजहाँ के समय का, चौथा औरंगजेब के समय का। इस तरीके से 4 यात्री 4 टाइम के क्रोनोलॉजी में पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, जो भी हमने आपसे पूछा है वो कमेंट्स ज़रूर करें। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे मिलती है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।